Hello everyone and welcome to Online Study for You, your one-step solution for all your placement needs. Today we are going to start a venture in which we are going to learn English in a completely different manner. आप में से कई लोग ये बात हमेशा करते हैं कि जब इंग्लिश सीखनी है तो हमेशा इंग्लिश में ही बात क्यों की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, इंग्लिश के बेसिक बिल्डिंग को कैसे बनाना है। देन हम सीखेंगे कि अल्फाबेट और साउंड्स कैसे यूज किए जाते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन में हमें इसकी हेल्प मिल सके। और तीसरी चीज जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश को सीखने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप उसे समझना सीखें। समझ रहे हैं आप? इसलिए आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो इन बायलिंगुअल फॉर्मेट। बायलिंगुअल फॉर्मेट का मतलब है मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करने वाली हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश बोलने और पढ़ने से बच सकते हैं। आपको इक्वली एफर्ट्स डालने हैं मेरे साथ। जब मैं कहूंगी कि आपको ये वर्ड्स मेरे साथ बोलने हैं, देन प्लीज डू दिस एफर्ट। आप उन वर्ड्स को अपनी जगह पर बैठे हुए बोलें। दैट्स द ओनली वे यू कैन लर्न इंग्लिश। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने। ABCD तो सबने पढ़ी है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर फिलहाल ABCD यानी इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये अल्फाबेट्स क्यों दिखा रही हूँ, राइट? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ये ABCD हम लोग बहुत पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं अपने स्कूल लेवल पर। बट हमें ये समझना है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट्स को इंग्लिश में यूज कैसे करना है। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर 26 इंग्लिश अल्फाबेट आपको मिलेंगे। There are 26 letters in English alphabet. But can you locate vowels and consonants? क्या आप इनमें से ये बता सकते हैं कि vowels कौन से हैं और consonants कौन से हैं? या how can you differentiate between vowels and consonants? देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इंग्लिश में 5 vowels होते हैं। यानी कि अगर मैं इन वॉवल्स के बारे में बात करूं तो आपको स्क्रीन पर इस वक्त 5 वॉवल नजर आ रहे होंगे, जिनमें A, E, I, O एंड U। ये 5 लेटर्स इंग्लिश वॉवल्स हैं और जो बाकी के लेटर्स हमारे पास बचते हैं वो है कॉन्सोनेंट्स। Basically, there are 26 letters that have 44 sounds, out of which 20 are vowel sounds. है ना हैरानी की बात कि सिर्फ 5 वॉवल से हम 20 अलग तरह के वॉवल साउंड्स जनरेट कर सकते हैं। अब हमें ये साउंड्स जनरेट करने क्यों हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा। इसके लिए आप देखिए, different sounds can be produced with the combination of vowels and consonants. आप वोवल्स को वोवल्स के साथ कंबाइन करके, कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ कंबाइन करके और वोवल्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ कंबाइन करके अलग अलग साउंड्स जनरेट कर सकते हैं। फोनेटिक्स, जी हाँ, फोनेटिक्स में हमें यही सिखाया जाता है। These sounds help us to correct our pronunciation. यानी कि जब आप इंग्लिश वर्ड्स को बोलना यूज करेंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा और ये साउंड्स आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं अलग अलग लेटर्स अलग अलग साउंड्स कैसे जनरेट करते हैं। साउंड ऑफ जेड, देखिए मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप इन वर्ड्स को मेरे साथ रीड कीजिए। द फर्स्ट वन इज ज़ील। जेड का साउंड बहुत एविडेंट है यहाँ, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट इज जूम, नेक्स्ट इज पॉइजन। अब हैरानी की बात यह है कि यहाँ पॉइजन की स्पेलिंग में मैंने कोई जेड नहीं लिखा, पर फिर भी मैंने इसे पॉइजन नहीं पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा है पॉइजन।
यानी जेड का साउंड आया है। पॉइजन का मतलब जहर, लेकिन यहाँ पर तो कोई जेड नहीं दिख रहा। आप देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पर साउंड आई एस ओ मिलकर ज का साउंड दे रहे हैं, यानी कि पॉइजन। इसीलिए हम इसे पॉइजन नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे पॉइजन। नेक्स्ट है क्विज, उसके बाद पजल। आप इस वर्ड को दोबारा बोलिए, पजल। देखिए 2 बार जेड है, तो थोड़ा सा हमें लिटिल बिट एक्स्ट्रा एम्फोसिस करना पड़ेगा साउंड ऑफ जेड पर। नेक्स्ट वर्ड इज जोमैटो, नेक्स्ट इज वेनेसडे। एग्जैक्टली, ये वेडनेसडे नहीं है, ये है वेनेसडे। साउंड ऑफ डी यहाँ पर साइलेंट रहने वाला है, इसीलिए हम इसे रीड करेंगे वेनेसडे। अब फिर आप देखिए, यहाँ पर कोई Z नहीं है, यहाँ पर मैंने साउंड लिखा है S का, पर मैं इसे बोलते वक्त साउंड Z यूज कर रही हूँ, वेनेसडे। इट इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेनेसडे। साउंड ऑफ Z इज क्वाइट ऑब्वियस हियर। क्या आप इन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं? जील, जूम, पॉइजन, क्विज, पजल, जोमैटो, वेनेसडे। चलिए कुछ और साउंड्स मैं आपको दिखाती हूं। साउंड ऑफ एस, बहुत ही यूज होने वाला वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट वर्ड है साइलेंट। साइलेंट, द साउंड ऑफ एस इज क्वाइट ऑब्वियस हियर, राइट? हियर साइलेंट, साउंड ऑफ एस। अगेन सॉन्ग, sound of S, then speak, sound of S is quite obvious here. I have used this word again, poison. I am using the word S but not speaking it as S. Why? देखिए, मैंने इसे रीड किया है पॉइजन, पिछली स्लाइड में भी हमने इसे पॉइजन पढ़ा था, लेकिन मैंने इसे फिर यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको साउंड ऑफ एस बता रही हूँ, लेकिन इस वर्ड को लिखने का मेरा इसलिए यूज है क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमने एस लिखा है तो हम इसे पॉइजन ही पढ़ेंगे। यहाँ पर वोवल्स और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन इसे जेड की साउंड प्रोड्यूस करा रहा है, दैट मीन्स पॉइजन। नेक्स्ट इज सन। I hope you are understanding कि combination of vowels and sounds pronunciation में किस तरह से help करेंगे। Next sound को अगर हम देखें, sound of SH यानी कि श। जी हाँ, देखिए मैं अगर फर्स्ट वर्ड को पढ़ूं तो आप में से मुझे लगता है कि कोई शायद ही ऐसा होगा जो इसे ना पढ़ पाए। इट इज वेरी क्लियर एंड इजी वर्ड, शुगर। बट क्या आपको यहाँ कहीं एच दिखाई दे रहा है? नहीं ना, लेकिन मैं इसे रीड कैसे कर रही हूँ? शुगर, नॉट सुगर, राइट? दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट। यानी कि यहाँ पर एस और यू का कॉम्बिनेशन श की साउंड जनरेट कर रहा है, इसीलिए आई हैव रेड इट शुगर। देन शर्ट। नाउ ऑब्जर्व दिस वर्ड शेफ। साउंड क्या है? शेफ। साउंड तो एस एच का है, लेकिन यहाँ पर लिखते टाइम मैंने सी एच यूज किया है। स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आप इसे बिल्कुल सही रीड कर रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन शेफ ही होगा। पर देखिए, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि मैंने यहाँ सी एच क्यों लिखा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं कि हर बार एस एच का साउंड एस एच लेटर से ही आएगा। मैं इसे सी एच के कॉम्बिनेशन को यहाँ रीड कर रही हूँ, शेफ। नेक्स्ट वर्ड है शॉप, देन शेड, शाय एंड शेडो। ये सब वर्ड्स इजीली पढ़े जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साउंड, दैट इज यू। साउंड ऑफ यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में साउंड ऑफ यू से एरर में डिटेक्शन का क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा आर्टिकल्स के केस में। देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज यूनिट, बहुत ही आसान है यू का साउंड। नेक्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेला। क्या मैं इसे गलत पढ़ रही हूँ? नहीं ना, आप लोग सब जानते हैं कि ये अम्ब्रेला है
और यहाँ पर साउंड ऑफ यू मैं यू की तरह ना पढ़कर अ की तरह पढ़ रही हूं, यानी कि अम्ब्रेला, नॉट यूम्ब्रेला, ठीक है ना। नेक्स्ट इज यूज, देन यूजेज एंड यूनिक। बाकी की सभी साउंड्स यू के सिमिलर हैं, आप इन्हें एक बार दोबारा से रीड कर सकते हैं। यूनिट, अम्ब्रेला, यूज, यूजेज एंड यूनिक। इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। आप लोग सब ये जानते होंगे कि जो भी सेंटेंस हम यूज करते हैं उसके अंदर कुछ चीजें हमें यूज करनी होती हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करूं, सब्जेक्ट डज द वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी एक सेंटेंस के अंदर, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आइए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और ये हमारे सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि आप क्या इस पिक्चर को ध्यान से देखकर ये मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, काम क्या हो रहा है और काम किसके ऊपर किया जा रहा है। देखिए, to write a complete sentence you need to include the subject, the verb and the object. यही कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। The boy ate pizza, यहाँ पर एक बॉय ने, यानी कि सब्जेक्ट, बॉय सब्जेक्ट है क्योंकि कुछ काम कर रहा है। सब्जेक्ट टेल्स अस who or what the sentence is about. So here who is the doer, यानी काम करने वाला कौन है, यहाँ पर है इस सेंटेंस में द बॉय, इसीलिए इसे कहा जाएगा सब्जेक्ट। देन एट, एट ईट का सेकेंड फॉर्म है, मतलब खाना, और यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, ईटिंग हो रहा है। सो दिस इज वर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट व्हाट हैपेंड, राइट। वर्ब हमें क्या एक्शन हो रहा है इसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट इज पिज्जा, यानी कि ऑब्जेक्ट टेल्स अस व्हाट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब। आई होप ये आपको क्वाइट क्लियर होगा कि कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और किसके ऊपर काम कर रहा है। सो द बॉय यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जिस काम को किया जा रहा है, एंड ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम किया जा रहा है। आइए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। इस फ्लो चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्शन, वर्ब, सब्जेक्ट, डूअर और ऑब्जेक्ट कैसे रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यानी द पर्सन डूइंग द थिंग, verb that is the thing done, and object that is thing that has something done to it. Read this example. Actor यानी कि कोई एक्टर जो काम कर रहा है, then action यानी क्या काम कर रहा है, and object यानी thing acted on किस चीज पर काम कर रहा है। आई होप आप ये चीज समझने में आसानी से समझ गए होंगे कि what is subject, what is verb and what is object. When doer यानी कि subject does action यानी कि verb on recipient, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। Girls read stories, boys play games, she reads a book. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है फर्स्ट सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है गर्ल्स, देन व्हाट एक्शन इज बीइंग डन, रीडिंग, नेक्स्ट व्हाट इज एक्शन डूइंग अपॉन, दैट इज हु, व्हाट इज द रेसिपिएंट, दैट इज स्टोरीज हियर। नेक्स्ट इज बॉयज प्ले गेम्स, यानी कि बॉयज आर सब्जेक्ट, प्ले वर्ब and games object. She reads a book. Here she एक्चुअली में एक प्रोनाउन है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
देन रीड्स यानी रीडिंग एक एक्शन, अ बुक यानी के ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं, गर्ल्स रीड व्हाट, बॉयज प्ले व्हाट, शी रीड्स व्हाट। आंसर ऑफ दीज व्हाट is given by object. This form of structure is called active voice. हम active voice और passive voice एक complete different chapter में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आइडिया अगर मैं आपको दूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, दैट इज वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट एक वर्ब करता है यानी एक एक्शन, किसके ऊपर? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन इसी चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से कन्वे करना चाहूं, यानी कि ऑब्जेक्ट पर क्या काम हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप समझ पा रहे हैं? देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। Anna painted the house. The house was painted by Anna. दोनों सेंटेंस में सेम ही बात की गई है लेकिन अलग अलग तरीके से। यहां पर एना एक सब्जेक्ट है, पेंटेड एक वर्ब है और हाउस एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया और हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब एंड एना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर एज फॉलोज। सी, हाउ कैन एनीवन डू दिस? They visited the zoo last week. I will not do these work. You have to try to give answers of these questions. So this is it for today's session. Thank you for joining this class. Have a nice day.